गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के ऊपर और भी बात आज हम लोग करना चाहेंगे। पार्टिकल मोशन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। मान लीजिए मेरे पास कोई भी दो पैरेलल प्लेट्स हैं लाइक दैट। अब नो डाउट इन दोनों के बीच में कोई भी मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है और यहां मैं किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करता हूं तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फोर्स अगर परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी होगा तो ये इसको सर्कुलर पाथ में रोटेट करने की या घुमाने की कोशिश करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इस पाथ का रेडियस r ले लूं और इन दोनों के बीच में मैं डिस्टेंस d ले लूं तो यहां कुछ कंक्लूजन हमने दिए है। टू स्ट्राइक द अपोजिट प्लेट इट इज एसेंशियल दैट d इज लेस देन r, यानी ये जो कंडीशन है फुलफिल होगी तब भी पार्टिकल टकराएगा, अदरवाइज तो नहीं। इन केस अगर यहां मेरा d r के बराबर भी है तो इस प्लेट को टच किए बिना ये वापस आ जाएगा, तो मैं उसको कोलिजन या टकराने की बात नहीं कह सकता। डज नॉट स्ट्राइक द अपोजिट प्लेट इफ d इज ग्रेटर देन r, यहां आप d इक्वल टू r भी लगाएंगे तो चलेगा। टू टच द अपोजिट प्लेट, कोलिजन और टच। डिरेक्शन ये टच जो है एक तरह से इक्विलिब्रियम पोजीशन का कॉन्सेप्ट है, तो ये एग्जैक्टली d फॉर r के लिए, d इक्वल टू r के बराबर के लिए है। टू जस्ट नॉट स्ट्राइक द अपोजिट प्लेट को न टकराए, बस बिना टकराए ही वापस आ जाए कंडीशन। जस्ट स्ट्राइक द अपोजिट प्लेट, दैट इज अ कॉन्सेप्ट। सिर्फ कहने की बात यह है कि केस एक ही है कि r मेरा बड़ा होगा d से, छोटा होगा d से या बराबर होगा d के, तो उसमें कौन कौन सी कंडीशंस मेरी हो सकती हैं। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सेम डायग्राम यहां भी दिखाया हुआ है, बस प्लेट्स को वहां ऊपर हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल शो किया हुआ है, नीचे वर्टिकल शो किया हुआ है, सिर्फ इतना सा अंतर है। तो इसके बेसिस पे आप लोग अपने कई सारे कॉन्सेप्ट्स का आंसर दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बड़े काम का एक छोटा सा फॉर्मूला क्या है, QVB इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर r। एग्जैक्टली ये फॉर्मूला होता है मेरा QVB साइन थीटा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में थीटा को हम लोग 90 लेते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा रिड्यूस हो जाता है QBB में। अब ऑब्वियसली ये वाला जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी लगेगा, जैसा कि मैंने FVI में पढ़ा था। तो ये सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और सेंटीपीटल फोर्स होता है mv स्क्वायर ओवर r। यहां से आप चाहें तो इस वेलोसिटी को इस वेलोसिटी से कैंसिल आउट कर सकते हैं और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां ले सकते हैं, QB इज इक्वल्स टू mv ओवर r। डियर स्टूडेंट्स, ये mv क्या है, मोमेंटम है, तो इसको p/r भी आप लोग लिख सकते हैं। ध्यान है ये सारी की सारी चीजें हम लोग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए कर रहे हैं। नेगेटिव के लिए सिर्फ और सिर्फ जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो चेंज होगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, पैरेलल वायर्स के ऊपर फोर्स की कैलकुलेशन हम लोगों ने की थी। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर हम निकालते हैं तो सिंपल सा F/L करना होता है। यहां से मेरे पास फॉर्मूला आ जाता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I1 I2 ओवर A दोनों वायर्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट है A। इसको हम लोग डाइन पर सेंटीमीटर में अगर मेंशन करना चाहते हैं तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो था वो हमारा CGS में जाकर के यूनिटी हो जाता है, 1 हो जाता है। यहीं से 1 एम्पियर की डिफाइन आती है। SI सिस्टम का जो करंट का मेजरमेंट है 1 एम्पियर। आप लोग अब तक आंसर देते आए हो Q इक्वल्स टू IT से। I मस्ट बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्ज इज फ्लोन इन 1 सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट्स, वो डेफिनेशन ठीक नहीं है, SI सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है। SI सिस्टम के अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बेसिस पे ही आता है। ये पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, इनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर है। यहां डिस्टेंस हमने कंसीडर किया अगेन 1 मीटर है। बीच में वैक्यूम हम लोगों ने कंसीडर किया है, उसके बेसिस पे ये 1 एम्पियर की डिफाइन है। इफ सेपरेशन बिटवीन कंडक्टर इज 1 मीटर एंड देयर इज अ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, फोर्स
एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ, एल भी हम लोगों ने यहां पे कितना ले रखा है, 1 ले रखा है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर है, तो हम लोग करंट को 1 एम्पियर कहेंगे। 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट which when flown through two parallel current carrying conductors separated at a unit length placed in vacuum experience a force of 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो ये डिफाइन हम लोगों का निकल करके आता है 1 एम्पियर का, और यही डिफाइन अब आपको देना है। 1 मार्क्स में पूछता है, 2 मार्क्स में पूछता है, दोनों में ही क्वेश्चन आपका बनता है अकॉर्डिंग टू नीड, तो आपको यही डिफाइन देनी है। अगर 2 मार्क्स में पूछता है तो प्रॉपर आपको डायग्राम बना के देना चाहिए, 1 मार्क्स में पूछता है तो डायरेक्ट दे सकते हैं। डिस्टेंस ऊपर जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ वेलोसिटी को वेलोसिटी से कैंसिल आउट करके मोमेंटम के टर्म्स में ला सकते हैं, वो चीज हम लोगों ने यहाँ पे दी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नो डाउट ये कुछ शॉर्टकट्स हमने दे रखे हैं। मोमेंटम हमारा मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लेते हैं तो √2mk होता है। अब काइनेटिक एनर्जी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से डेवलप हुई है तो दैट इज Q × V। मैं इसको और एलिब्रेट करना चाहूंगा। काइनेटिक एनर्जी डेवलप है किसकी वजह से? पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? W = Q × dV। याद आ गया आपको? तो डिस्टेंस यहाँ dV स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल है, अगर मैं इसको V लिखता हूं तो ये चेंज इन पोटेंशियल है। तो सिंपली आई में प्लेस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू Q × V। तो सेम फॉर्मूले में हम लोगों ने मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल लिया है। ध्यान रहे जो भी हम लोग काम कर रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज के लिए कर रहे हैं। नेगेटिव चार्ज की बात होगी तो मैग्नीट्यूड तो यही आएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शंस जो है वो चेंज हो जाएंगी। डिस्टेंस आगे हम लोग बढ़ते हैं उसी फॉर्मूले से। क्या BQV = mv²/r से, यहीं से हम लोगों ने रेडियस को सेपरेट किया। तो इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, इनके टर्म्स में ये डिफरेंट फॉर्मूले हमें मिल गए। हालांकि CBSE में जो 1 मार्क्स वाले हॉट्स होते हैं वहां आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन इन केस 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज ना करें। आप प्रॉपर यहां से ये जो BQV = mv²/r है, इवन इसमें भी हम लोगों ने साइन थीटा को इनिशियली थीटा को 90 ले लिया था तो साइन थीटा 1 हो गया, कंडीशन ली हुई है। तो इसी फॉर्मूले से आप लोग ड्राइव करके अपना क्वेश्चन का आंसर दें। यहां से आप देखेंगे तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस तरह से जो रेडियस का कॉन्सेप्ट है वो आ जाएगा। एक चीज यहाँ 11th वाली हम लोगों ने रिपीट की है कि जो कर्वेचर है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका रेडियस छोटा है, कर्वेचर ज्यादा है। इसका रेडियस बड़ा है, कर्वेचर कम है। इसका रेडियस इनफाइनाइट है और कर्वेचर 0 है। तो कोई भी प्लेन सरफेस होता है तो उसकी कर्वेचर 0 होती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी होती है। तो आप ये न्यूमेरिकल्स लगाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। डिस्टेंस थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होता है। अब हम लोग टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। सारी बातों को ध्यान से समझेंगे। हम यहाँ टॉर्क की बात कर रहे हैं, टॉर्क की बात कर रहे हैं तो नेट फोर्स जो है वो 0 होगा। हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क का कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं। करंट कैरिंग लूप की बात कर रहे हैं, इसका मतलब एक ही नंबर ऑफ टर्न हम लोगों ने लिया हुआ है। डिस्टेंस ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म हम लोगों ने ये शो कर दी। अब इसके अंदर हमने ये कोई एक लूप प्लेस किया हुआ है, इसमें करंट की डायरेक्शन स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। इसकी जो लेंथ है उसको B लिया है, ब्रेथ को सपोज D ले रखा है या A ले रखा है। तो डिस्टेंस ये जो दो फोर्स हैं ये पैरेलल टू एक्सिस होंगे, अल्टीमेटली एक दूसरे से कैंसिल आउट कर जाएंगे, कोई भी इफेक्ट नहीं देंगे। लेकिन ये वाला फोर्स जो कि इसकी लॉन्गर साइड पे लग रहा है या ये वाला फोर्स जो इसकी लॉन्गर साइड पे लग रहा है, ये एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं, इक्वल हैं, अपोजिट हैं। तो ऐसी स्थिति में दे विल क्रिएट ए टॉर्क। अगर टॉर्क होगा तो ऑब्वियसली ये घूमना शुरू करेगा। ये मानते हुए कि यहां सब जो यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड। इसका दूसरा व्यू हम लोगों ने ये दिया हुआ है डिस्टेंस। यहाँ इसका जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो कंसीडर करना है तो A sin थीटा के बराबर होगा, जिस तरह से हम लोगों ने डायगोनल रेडियस में डिस्कस किया था।
तो यहां से शुरुआत हो जाती है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल भी यही है कि जब हम किसी भी करंट कैरिंग लूप को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, और ये टॉर्क उसमें से फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉप व्यू है गैल्वेनोमीटर का, और ये इसका फ्रंट व्यू है। अगर मैं पायोडेट टाइप कोई गैल्वेनोमीटर लेता हूं, आपको याद होगा जो रेगुलर क्लासेस हैं, उन रेगुलर क्लासेस में हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर का इसी तरीके से ये वाला डायग्राम बना के दिखाया था। ये मैग्नेटिक फील्ड शो करने के लिए नॉर्थ और साउथ पोल बनाए तो वहां भी थे हमने। अब डायल की बात हम लोगों ने यहाँ मिरर से ली थी उस समय, लेकिन अब हमने क्या किया, जो फॉस्फोर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप है उसी स्ट्रिप के ऊपर एक हम लोगों ने पॉइंटर लगा दिया, और इस पॉइंटर को यहाँ निश्चित रूप से स्केल के ऊपर रोल ओवर करने के लिए छोड़ दिया एक तरह से। तो यहाँ डायरेक्टली रीडिंग हम लोग ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ही है। अब अगेन वही डायग्राम है, तो किस तरह से इसमें टॉर्क होगा, BIL sin थीटा यहाँ पे लगाते हो, और BIL sin थीटा पे यहाँ आप लोग मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालोगे, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालोगे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, उनको आप लोग यूज करते हो। स्टूडेंट्स, एक जो फेबुलस क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, वो रेडियल फील्ड का बनता है। रेडियल फील्ड के ऊपर 2 मार्क्स का शॉर्ट नोट बहुत बार आप लोगों से डिस्कस हुआ है। तो ये रेडियल फील्ड्स होते क्या हैं ये समझिए, नाम से ही क्लियर होगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम लोग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड्स ही यूज करते हैं, नो डाउट। ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड्स बनाने के लिए हम दो काम करते हैं। एक तो जो हमारी एक्सटर्नल मैग्नेट्स हैं उनको यहाँ पे सेमी सर्कुलर बनाते हैं, दोनों तरफ से सेमी सर्कुलर बनाते हैं। जैसा हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती हैं या परपेंडिकुलर इनवर्ड होती हैं, तो अल्टीमेटली ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी। डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट मैं करता हूं तो ये इस तरीके से मिलेगा मेरे को कॉन्सेप्ट, लाइक दैट। अब मैं क्या देख पा रहा हूं कि डियर स्टूडेंट्स, जो आउटर रीजन की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, अगर मान लीजिए मैंने इसको पैरेलल ले लिया, तो ये आउटर रीजन की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो ऐसे बल्ज आउट हो जाती थी बाहर की तरफ, एक लेटरल प्रेशर फील करने की वजह से। तो अब यहां वो सीन नहीं होगा। अब यहां पे नो डाउट इवन उल्टा केस हो रहा है कि सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एक पर्टिकुलर सेंटर की तरफ टेंड कर रही हैं। तो इसी तरह के मैग्नेटिक फील्ड को, जिसमें सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर सेंटर को टेंड करती हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। रेशन दूसरा काम हम लोग और भी करते हैं। यहाँ पे दूसरा काम क्या करते हैं, ये जो सेंटर पोर्शन आपको दिख रहा है इसको हम लोग सॉफ्ट आयरन का बना देते हैं। तो आपको सबको पता है सॉफ्ट आयरन क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है तो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उन सबको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट सिंपल सा, किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे कॉन्सेंट्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे लेना है तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को मैं यहां से कोट करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जहां तक प्रिंसिपल की बात थी तो NABI sin थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। तो जितना ज्यादा हम करंट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर फ्लो कराएंगे उतना ही ज्यादा टॉर्क लगेगा, और ये टॉर्क मैकेनिकल टॉर्क के बराबर होगा। तो मैकेनिकल टॉर्क को हम लोगों ने K थीटा कहा था। इस तरह से NIBA इक्वल्स टू K थीटा हो गया। डियर स्टूडेंट्स, सारे पैरामीटर्स को कांस्टेंट करके मैं कह सकता हूं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा हो गया। अब नो डाउट अगर मुझे सेंसिटिविटी बढ़ानी है गैल्वेनोमीटर की तो मैग्नेटिक फील्ड को मैं बढ़ा दूं, एरिया को बढ़ा दूं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं, K को मैं क्या कर लूं, थोड़ा सा रिड्यूस कर लूं तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, K को एप्रोप्रिएट लेने के लिए हम लोग यहाँ पे फॉस्फोर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप्स लेते हैं। और फॉस्फोर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप्स की क्या क्या खासियत होती है वो हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है, कई बार वो पूछ लेता है। इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है नंबर 1, इनके ऊपर लंबे समय में भी रस्ट नहीं लगता, ऑक्सीडाइज नहीं होती नंबर 2। और अगर हम लोग बात करें तो ये परफेक्टली इलास्टिक होती है, ऐसा हम मान के चलते हैं। इलास्टिक इफेक्ट, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट इसमें बड़े लिटिल समय के लिए होता है। ये नॉन मैग्नेटिक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड में इनके ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और रिस्टोरिंग टॉर्क अगर मेरे को इनसे लगाना है तो ऑब्वियसली एक एप्रोप्रिएट टॉर्क जो कोफिशिएंट है, कौन सा कोफिशिएंट, रिस्टोरिंग कोफिशिएंट है, वो इनका एक एप्रोप्रिएट रहता है। तो यहां पे लिखा भी है क्या, स्मॉलेस्ट टॉर्जन कांस्टेंट। तो टॉर्जन कांस्टेंट क्या है या रिस्टोरिंग कांस्टेंट क्या है, बात एक ही है, बस ओरिएंटेशन का अंतर होता है। इसके बाद अगर मान लीजिए मैं अपने गैल्वेनोमीटर को एम्पियर मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो क्या करूंगा, बड़ा सिंपल सा कांसेप्ट। भैया एम्पियर मीटर का काम क्या होता है, एम्पियर मीटर का काम होता है बड़ी करंट्स को मेजर करना।
अब बड़ी करंट अगर मैंने गैल्वेनोमीटर के थ्रू दे दी तो ऑब्वियसली ये तो मेरा बर्न आउट हो जाएगा, जल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता हूं। इस ऑल्टरनेट पाथ को मैं कहता हूं शंट। अब शंट की डेफिनेशन अगर आती है तो क्या कहोगे, शंट ए लो वैल्यू रेसिस्टेंस ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। सीधा फ्रेज याद रखो, शंट क्या होता है, एक लो वैल्यू रेसिस्टेंस होता है जो ऑलवेज पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। अब यहां से जो करंट फ्लो कराओगे तो कुछ करंट जो IG इसकी अपनी कैपेसिटी है उसके बराबर यहां से फ्लो करेगी, रिमेनिंग करंट I माइनस IG शंट के थ्रू फ्लो करेगी। अब डियर स्टूडेंट्स दोनों गैल्वेनोमीटर एज वेल एज ये शंट दोनों पैरेलल लगे हैं, तो पोटेंशियल अक्रॉस शंट क्या हो गया, S मल्टीप्लाइज बाई I माइनस IG, और पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर क्या हो गया, IG इंटू कैपिटल G। अब ये कैपिटल G क्या है, कैपिटल G है रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से आप लोग कोई भी अननोन वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 2 3 4 चार अननोन वेरिएबल है, चार में से कोई भी 3 वो देगा, चौथा आपसे पूछ लेगा। डिजायर्ड रेंज के लिए शंट पूछेगा, तो डिजायर्ड रेंज का मतलब मान लीजिए 10 एम्पियर का आपने बनाना है, तो ये हो गया। गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन के नाम से भी वो कई बार कहता है। अब देखो टर्मिनोलॉजी तो सारी तभी क्लियर होगी जब आप इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में डिफरेंट चीजें हम लोगों को मिलती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल एक ऐसा हमारे पास टूल होता है कि वो अगर बच्चे ने कर लिया तो इसका मतलब उसको बहुत कुछ क्लियर हो गया। और फिजिक्स में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो टर्मिनोलॉजी हम लोगों को ध्यान में रखने होते हैं। अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो है वो IG ही होती है। तो मान लीजिए ये है मेरे पास 3 माइक्रो एम्पियर माइनस 6, अब इक्वल्स टू अगेन 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इंटू व्हाट, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस सपोज देता है वो कितना 100 ओम। तो आप इजीली यहां से S की वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं। बेटर होगा कि आप जो इक्वेशन है उसमें पहले S को सेपरेट कर लें, उसके बाद फिर वैल्यू जाकर के आंसर निकालें। तो ये था हमारा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एम्पियर मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट तो है नहीं। अब हमारा दूसरा कन्वर्जन है वोल्टमीटर का। अब पोटेंशियल मेरे को अगर ज्यादा मेजर कराना है तो मैं क्या करता हूं, मैं सिंपल सा गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई वैल्यू रेसिस्टेंस लगाता हूं। डियर स्टूडेंट्स इस हाई वैल्यू रेसिस्टेंस को मैं शंट कभी भी नहीं कहूंगा, ये शंट नहीं होता, ये हाई वैल्यू रेसिस्टेंस ही कहलाता है जिसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब यहां से जो पोटेंशियल हम लोग प्रोवाइड करेंगे ऑब्वियसली कुछ पोटेंशियल तो इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, रिमेनिंग मैक्सिमम पार्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। दोनों पोटेंशियल सीरीज में है तो दोनों का सम जो है वो मेरे को मिल जाएगा। अब यहां से अगर मैं बात करना चाहूं इक्वेशन की तो बड़ा सिंपल सा है डियर स्टूडेंट्स, क्या है जरा देखिए। यहां मैं कह सकता हूं टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू IG इनटू कैपिटल G, यानी पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर प्लस IG मल्टीप्लाइड बाई R, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टर। अब आप यहां से IG को कॉमन लीजिए, ये हो गया G प्लस R। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। इसको कोई स्टूडेंट VG भी कह सकता है। तो इसके बेसिस पे मैं कैलकुलेशंस कर सकता हूं, ये सारी की सारी कैलकुलेशंस यहां पे दिखा रखी हैं। IG निकालो या व्हाटएवर सो, आप पोटेंशियल वोल्टमीटर की रेंज निकालो, आपको मन है जैसे जरूरत होती है वैसे आप लोग काम करो। ये कुछ चीजें हम लोगों ने यहां पे कर रखी है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को लेकर के, जैसे सिंस ए वोल्टमीटर इज ऑलवेज इन सीरीज, सिंस ए voltmeter is a series combination of galvanometer and the high resistance R, so its resistance is much higher। voltmeter का resistance जो है वो बहुत ज्यादा होता है। even that ideal voltmeter की बात अगर मुझे करनी है तो ideal voltmeter का जो resistance है वो कितना होना चाहिए, infinite होना चाहिए। अब infinite की कोई define तो है नहीं डियर स्टूडेंट्स, तो जितना ज्यादा हो 10,000 20,000 50,000 ओम। दूसरा पॉइंट an ideal voltmeter should have a infinite resistance। हो गया ऐसे पूरा। A voltmeter is placed in parallel with the circuit element across which the voltage is to be measured। जिस रेसिस्टेंस के अक्रॉस या जिस पर्टिकुलर पार्ट के अक्रॉस मेरे को पोटेंशियल मेजर करना है उसके पैरेलल में हमेशा ऐसे लगाता हूं। तो मैं ऐसे समझ सकता हूं कि मान लीजिए मेरे पास में ये कोई एक सर्किट है डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये कोई सर्किट है। अब मुझे इस रेसिस्टेंस R के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए, तो मैं इसके पैरेलल यहां पे इस तरह से वोल्टमीटर को क्या करूंगा, लगाऊंगा। अब मान लीजिए इसमें से फ्लो होने वाली करंट मेरे को चाहिए तो सीरीज में मैं एम्पीयर मीटर लगाऊंगा। ये बैटरी मेरे पास है।
तो डियर स्टूडेंट्स, जो वोल्ट मीटर है वो चूंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो यहां से फ्लो होने वाली जो करंट होंगी वो बहुत कम होंगी, बस बहुत माइनर करंट्स को ही ये अपने अंदर से फ्लो होने देगा। Higher the range of voltmeter to prepare a given galvanometer, higher is the value of series। तो जितना ज्यादा रेंज का, मान लीजिए एक है वोल्टमीटर मेरे पास 20 वोल्ट मेजर करने वाला, एक है मान लीजिए मेरा 100 वोल्ट मेजर करने वाला, तो ऑब्वियसली जो 100 वोल्ट मेजर करने वाला मेरा वोल्टमीटर है उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा कंपेयर टू 20 वोल्ट के। ये चीज हम लोगों ने इस पॉइंट में एक्सप्लेन की हुई है। द रेंज ऑफ वोल्टमीटर कैन बोथ इंक्रीज और डिक्रीज। आप इसकी रेंज को बड़े आराम से चेंज कर सकते हो। अभी आप लोगों ने क्या किया था, ये आपका गैल्वेनोमीटर था और इसके सीरीज में हाई वैल्यू रेसिस्टेंस डाला था। अब इस हाई वैल्यू रेसिस्टेंस की वैल्यू को कंट्रोल करके आप लोग वोल्ट मीटर की रेंज को चेंज कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो। कोई मुश्किल काम नहीं, बड़ा आसान सा काम है। वैसे तो लैब में एपरेटस आपको अवेलेबल होता है, आप चाहो तो वो कर सकते हो एक पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। थोड़ा काम तो लंबा है लेकिन मजा तो इसी में है कि जब आप कुछ नया करो। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट हमने यहां दिखाया हुआ है। तो एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में इस तरह का मिलता है कि भैया 9 वोल्ट की बैटरी है, ये कोई रेजिस्टेंस है, इस पे हमने 20 किलो ओम वाला लगाया, 1 किलो ओम वाला लगाया, फिर दोनों को लगा दिया, किसकी रीडिंग ज्यादा होगी, किसकी रीडिंग कम होगी। तो देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मेरे एक्सप्लेन करने से बेनिफिट तो खैर होगा, मैं ये तो नहीं कह सकता कि बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को एक बार अपने आप से लगा के देखो। प्रदीप में भी मिल जाएगा, दिनेश में भी मिल जाएगा और एनसीईआरटी में मिल जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन को देखो, हो सकता है हमारे सैंपल पेपर में भी हो। डियर स्टूडेंट्स, कुछ डायग्राम और जिनके ऊपर थिंक अबाउट का कॉन्सेप्ट है, जरा देखिए। जब भी आप लोग ये दो कॉइल्स की बात करते हो तो आप हमेशा ये ध्यान रखो, कोई भी रूल लगा रहे हो, जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वहां अपनी आई को रखो। मान लो ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है और आप इस पी कॉइल के लिए बात करते हो, तो आपको इस तरह से खड़ा होना है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे अपनी आईज को लेके और कॉइल को देखोगे। जब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे खड़े होकर के कॉइल को देखोगे तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस होगी। आप देखो हमेशा ऐसे जब आप घुमा रहे हो इसको, तो ये वाली जो साइड है, जो फ्रंट वाली साइड है, ये आपको सॉलिड से शो करनी है, और जो बैक वाली साइड है, अब ये पूरा राउंड आप देखोगे ना, तो ये बैक वाली साइड है, इसको आप लोगों ने डॉटेड लाइन से शो करना होता है। अब अगर वहीं क्यू के लिए बात करते हो तो देखो क्यू के लिए आप लोग अपने फेस को बिल्कुल यहीं कहीं घुमा लोगे, लेकिन जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वहां पे आपकी आईज होनी चाहिए। क्यू को आपने घुमाया, क्लॉकवाइज घुमाया, तो अब डियर स्टूडेंट्स यहां क्लॉकवाइज है तो ऑब्वियसली यहां पे इसका साउथ बनेगा, और इसकी वजह से यहां पे एंटी क्लॉकवाइज था तो इसका नॉर्थ बनेगा। अब डियर स्टूडेंट दोनों कॉइल के लिए देख लेते हैं। देखिए इस कॉइल में साउथ से नॉर्थ की तरफ, अंदर की तरफ, ये मेरे पास कौन सा मिलेगा, ठीक है, और यहां से अगर मैं देखता हूं तो मेरे को ये कौन सा मिल रहा है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मेरे के अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स अगर मैं करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर देता हूं तो मेरे को क्या कॉन्सेप्ट मिल रहा है, आप ये देख सकते हैं। यहां थोड़ा सा गड़बड़ मेरे को लग रहा है। कैसे गड़बड़ लग रहा है, ये नॉर्थ पोल है तो ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ये होगी बच्चे, यहाँ पे साउथ पोल डेवलप होगा, यहां से एंटी क्लॉक सॉरी नॉर्थ पोल ही डेवलप होगा, लेकिन यहां साउथ होगा तो अंदर मैग्नेट के मैं देख रहा हूं तो मेरे को साउथ टू नॉर्थ ये डायरेक्शन मिलेगा। बस अब ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये नॉर्थ होगा, यहाँ पे साउथ होगा। अब ऑब्वियस है एक नॉर्थ है एक साउथ है, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐड हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इस केस में भी आप देखें ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं सेंटर में खड़े होकर के अपने फेस को घुमा करके देखता हूं और दोनों में सेंस ऑफ रोटेशन मेरे को सेम मिलती है, तब ये केस बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। अब इस क्वेश्चन में भी ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में गलती ये करते हैं कि आप पेपर को तो रख लेते हो सामने और कॉइल को कैसे भी देखना शुरू कर देते हो। तो डियर स्टूडेंट जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, आपको बेशक पेपर को अपने हाथ में उठाना पड़े या ऐसे नीचे रखना पड़े, लेकिन आप पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे अपनी आई को रखोगे, उसके अकॉर्डिंग देखोगे। और एक बात और, अगर मान लीजिए कहीं कंफ्यूजन भी आपको हो रहा है, वैसे तो मैंने बता दिया कि भैया ऐसे जब घुमाओगे तो जो बैक साइड है वो डॉटेड से होती है और जो फ्रंट साइड होती है वो सॉलिड से होती है। फिर भी अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्वेश्चन में आंसर वो जो है डायरेक्शन नहीं दे रखी, तो आप अपनी आंसर सीट में, भैया आपके लिए तो एक नंबर भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, आपको तो 70 आउट ऑफ 70 लाना है, तो एक नंबर भी बहुत वैल्यूएबल है, क्यों कटवाओ। तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली बड़ा क्वेश्चन होता है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, आप अपने आंसर सीट के अंदर ये सेम डायग्राम बनाओगे और यहां पे जो भी सेंस ऑफ रोटेशन आपको इस जगह पर अपनी आई को प्लेस करके मिल रहा है,
आप लिख दोगे कि भैया ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डायरेक्शंस देकर के आंसर निकाल दोगे, तो एग्जाम में गलत नहीं करेगा, कभी गलत नहीं करेगा। ऐसे ही नीचे वाली कॉइल है, आपने ऐसे नीचे देखा, अब नीचे देखने पे जो भी आपको साइंस ऑफ रोटेशन इसमें दिखाई दे रहा है करंट का, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो। मान लीजिए आपने क्लॉकवाइज कर दिया, तो अब क्लॉकवाइज कर दिया, इसको सपोज एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने B1 और B2 की डायरेक्शंस को निकाला है, उसके बाद रिजल्टेंट दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, कई सारी बातें एक साथ चाहिए, और मैग्नेटिज्म में तो स्पेशली ये बात है कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे, मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, तो उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट एट ए टाइम लग जाते हैं। तो कोई भी न्यूमेरिकल तभी हो पाता है जब सारी चीजें आपको क्लियर होती हैं, क्योंकि यहाँ एक डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट और बढ़ जाता है। डायरेक्शन आप तभी बता सकते हो जब आपको सारे रूल्स क्लियर हो। 9 रूल्स हम लोगों ने लिस्ट किए हैं, तो वो सारे के सारे आपको क्लियर होने चाहिए, कौन सा कब लगाना है, कैसे लगाना है। ये पैरेलल और एंटी पैरेलल का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डियर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है। ये एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर के बीच में डिफरेंस, एम्पियर मीटर का रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली लो होता है, वोल्ट मीटर का हाई होता है। अब इट इज ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जिसको हम लोग शंट कहते हैं, और ये कब मिलता है, जब हम हाई वैल्यू रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं। एम्पियर मीटर को ऑलवेज आप सीरीज में लगाते हो, जबकि वोल्ट मीटर को ऑलवेज आप पैरेलल में लगाते हो। एम्पियर मीटर में पॉसिबल नहीं है कि उसकी रेंज को आप कम कर पाओ, लेकिन वोल्ट मीटर में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसको चेंज करके आप लोग उसकी रेंज को कम कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, एक बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन हमने यहां लास्ट में डाल रखा है, F equals to mu naught over 2 pi I1 I2 over D, ये एक जनरल सा फॉर्मूला है। अब इस पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में या एंटी पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में इस जनरल फॉर्मूले के बेसिस पे वो क्या करता है, यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, कुछ वेरिएबल्स को कांस्टेंट कर देता है, कुछ को वेरिएबल रखता है, फिर ग्राफ प्लॉट करता है। देखो सब कुछ कांस्टेंट है, F और D के बीच में ग्राफ करते हो तो भैया क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। अब रेसिप्रोकल ग्राफ कैसे बनेगा, आप देख सकते हो, ये अट्रैक्टिव फोर्स है तो ये नीचे वाला मिलेगा नेगेटिव फोर्स के लिए, और रिपल्सिव फोर्स है तो ये वाला मिलेगा। अब अट्रैक्टिव कब होगा, जब पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स होंगे, यानी दोनों में सेम करंट फ्लो कर रही है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही होगी। और रिपल्सिव कब होगा, जब दोनों में करंट अलग अलग डायरेक्शंस में फ्लो कर रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रिपल्सिव के लिए हो गया। यहां पे फोर्स मेरा कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये रिपल्सिव और रिपल्सिव हो गया एंटी पैरेलल के लिए, ठीक है। और ये वाला सेम केस, भैया मैं ग्राफ तो F और D के बीच में बना रहा हूं ना, दोनों रेसिप्रोकल है, तो अब ये मेरा यहाँ क्या पे अट्रैक्टिव फोर्स है, नेगेटिव में जा रहा है, तो ये हो गया पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के लिए। डियर स्टूडेंट्स, यहां क्या किया उसने, यहां उसने D को तो कांस्टेंट कर दिया, अब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 मल्टीप्लाइड बाय I2 हो गया, तो ये आपका कॉन्सेप्ट मिल गया। अब जरा देखो यहां भी कॉन्सेप्ट है, I1 I2 अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है तो भैया ये ग्राफ मिलेगा, और I1 I2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर नेगेटिव है तो ये वाला ग्राफ मिलेगा। तो डिस्टेंस काफी सारे फंडामेंटल्स ये क्लियर करता है क्वेश्चन, आपको यहां से इस क्वेश्चन को तरीके से देख लेना चाहिए। अब इन सबका एक्सप्लेनेशन मैंने यहां आगे दे रखा है, तो आप चाहो तो यहां से पढ़ लेना, बाकी तो बचा तो कुछ है नहीं, सारी चीजें मैं बता ही चुका हूं। और एक चीज और भी हो सकती है, वो सब कुछ कांस्टेंट कर रहा है लेकिन ये म्यू नॉट को चेंज कर रहा है, यानी वैक्यूम ना लेकर के वो डिफरेंट मीडिया ले रहा है। तो अब डिफरेंट मीडिया में क्या हो सकता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो सकता है बीच में भरा हुआ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो सकता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो सकता है, तो उसके बेसिस पे भी ग्राफ हो सकता है वो आपसे। दैट्स द कांसेप्ट। अब डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन ये बड़ा मजेदार था, देखें, ये चार्ज की नेचर पूछने वाला क्वेश्चन है, सबने कर ही रखा होगा, जरूर करें एक बार। यहां पे चार्ज मास रेशियो की बात भी आती है। अब मोमेंटम जैसी चीज आप निकाल चुके हो तो मुझे लगता है इसमें कोई क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत होगी। देखिए BQV इक्वल्स टू mv² ओवर r, ये कैंसिल आउट कर दो, तो ये हो गया BQ इज इक्वल्स टू mv ओवर r। यहां से आप इसको ले सकते हो r को, तो r इक्वल्स टू mv ओवर b इंटू q। अब नॉर्मली वो क्या करता है, वो वेलोसिटी को और मैग्नेटिक फील्ड को दोनों को कांस्टेंट कर देता है, तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m बाई q आ जाता है। इसे कहते हैं मास चार्ज रेशियो, मास चार्ज रेशियो।
और डियर स्टूडेंट्स डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है मेरा अंदर की तरफ, और चार्ज पार्टिकल को मैं परपेंडिकुलर इसके अंदर एंटर करा रहा हूं। अब इस डायरेक्शन में अगर कोई डिफ्लेक्शन हो रहा है तो जरा देखिए, बी क्यू वी साइन थीटा के लिए आप लोग कौन सा लगाते हो? एफ वी आई लगाते हो। तो फोर्स आपको पता करना है, बी ये रहा, आई यानी कि वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डायरेक्शन। देखिए तो ये तो मेरे पास हो गया एफ, एफ जिधर एफ होगा उधर ही तो मुड़ेगा, तो ये तो एफ लगा दिया, ये लगा दिया, देखिए ये आ गया एफ बी और आई। आई इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन नीचे है, ठीक है। लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन नीचे है, इसका मतलब क्या है कि ये मेरा नेगेटिव चार्ज है। भाई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन नीचे है इस फोर्स के लिए, डी वाले के लिए, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है। अब उसके रेस्पेक्ट में ये दोनों पॉजिटिव हो गए, और जहां तक सी की बात है तो अनरिफ्लेक्टेड जा रहा है, इसका मतलब ये जीरो चार्ज वाला हो गया। ये बात तो ये हो गई। डिस्टेंस ये ग्राफ बड़े काम का है। अभी आप लोग एटम और न्यूक्लियर पढ़ोगे तो वहां पे अल्फा बीटा गामा तीन चार्ज पार्टिकल आपको मिलते हैं, अल्फा पॉजिटिवली चार्ज, बीटा नेगेटिवली चार्ज और गामा जीरो चार्ज। तो उनकी ग्राफ भी ऐसे ही बनती है। अब इसमें एक फालतू हो गया, वहां तीन हुए अल्फा बीटा गामा, यहां पे चार है, तो वो क्या कर सकता है, अल्फा की जगह पे प्रोटॉन ले सकता है, न्यूट्रॉन ले सकता है, व्हाटएवर सो। तो उसके बेसिस पे वहां भी डिस्क्रिमिनेट करने के लिए आपको यही ग्राफ मिलता है या डायग्राम मिलता है, और यहां भी डिस्क्रिमिनेट करने के लिए यही वाला मिलता है। अब देखो ये जो बी है इसका रेडियस ज्यादा है और ए का रेडियस कंपैरेटिवली कम है। अब यहां से जिसका मास चार्ज रेशियो ज्यादा होगा उसका रेडियस ज्यादा होगा, तो ये रहा। अब जिसका मास चार्ज रेशियो कम होगा उसका रेडियस कम होगा, तो ये रहा। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। बाकी और अगर आपने डीप में जाना है तो जो रेगुलर क्लासेस हैं उन रेगुलर क्लासेस को एक बार ध्यान से बैठ के पढ़ो। चलो बच्चे ये देखिए दो कॉइल हैं और दोनों में अलग अलग करंट की डायरेक्शन है। ऑब्जर्वेशन मेरा कहीं भी खड़ा है तो निश्चित सी बात है कि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अल्टीमेटली आप लोगों ने डिफरेंस इसका आंसर में लगा के देना है। ये देखिए सेम कॉन्सेप्ट अगेन, दो कॉइल हैं, अब यहां सारी सॉलिड है। अब सारी सॉलिड है और आप यहां ऑब्जर्वेशन पे बीच पर ऊपर खड़े होगे तो आप तो फंस जाओगे। तो आप अपनी मर्जी से क्या करोगे, इनके ऊपर करंट की डायरेक्शन लिख लोगे, जैसा मैंने बताया अपने फाइनल एग्जाम में आंसर शीट के ऊपर आप लोग मेंशन करोगे। उसके बाद फिर आप लोग कोई भी काम करोगे। इन्हें हम लोग हेल्मिल्टोज कॉइल के नाम से भी जानते हैं। डिस्टेंस ये कॉन्सेप्ट आ गया भाई। इसमें क्या हो रहा है, ये वायर है, इसका वेट दे रखा है mg और ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा ILB sin थीटा। अब देखिए जहां ILB sin थीटा mg के बराबर हो जाएगा तो ये अपने आप से हैंग कर जाएगा, यानी टेंशन जीरो हो जाएगी रस्सियों में। अब टेंशन निकाल लिया मान लो आपने, तो भैया क्या करोगे, टेंशन तो तभी आएगी जब mg बड़ा होगा और ILB छोटा होगा, तभी तो टेंशन आएगी। जब mg बड़ा होगा और ILB छोटा होगा तब टेंशन मेरी क्या होगी, नॉन जीरो होगी। ध्यान रहे डिस्टेंस, वो टेंशन भी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, दो रस्सी बन रही है ना, तो ऑब्वियसली जब आप यहां से कह दो 2t इज नॉन जीरो, यहां से आप t की वैल्यू निकाल के दे सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, mg माइनस ILB इक्वल्स टू व्हाट, 2t। तो इस तरह से आप लोग टेंशन की वैल्यू इसमें निकाल पाओगे। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को टच किया है, कोई चीज छूटी तो है नहीं। फिर भी अगर कहीं कोई चीज आपको ऐसा लगती है कि और कुछ रिवीजन में चाहिए था तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दें, निश्चित रूप से मैं उसको आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो इस तरह से इस पर्टिकुलर चैप्टर का हमारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। अब आप लोग टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे। कमिंग क्लास में आपका इसका टेस्ट होगा। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।